सकते हो तो ऑन कर लो, नेटवर्क का अगर इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। Good Good afternoon. Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, आफ्टरनून। Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. हाँ, छठ। ओके ओके, Good छठ पर्व afternoon, के sir. शुभ अवसर पर Good मैं afternoon, आपको sir. छुट्टी दूंगा कल। और हाँ हाँ, आफ्टरनून 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 आफ्टरनून। ओके ओके ओके, आफ्टरनून। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो हम आज आफ्टरनून की ये क्लास ले रहे हैं और आज हम अ, जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं बेटो। आज हमारा जो लेसन है वो अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। अशोका एक ऐसा राजा जिसने वॉर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने? पॉइंट, उसने वॉर को क्यों छोड़ दिया, ये एक क्वेश्चन है। सो once again good afternoon dear students, and today we are going to study Ashoka the emperor who gave up war। अपने उसने युद्ध को छोड़ दिया। एक ऐसा विश्व इतिहास में एक ऐसा राजा जिसने युद्ध को का मार्ग जो है, जो राजा युद्ध करते हैं उस मार्ग को छोड़कर उसने शांति के मार्ग को अपनाया। और उसने प्रेम की भावना से, कि हम प्रेम से लोगों का दिल जीते, हम तलवार से न जीते बल्कि हम प्रेम से जीते, यही एक बहुत बड़ी खासियत है। और इस राजा का विस्तार अगर देखना हो तो आप अपने मैप को देखिए। इस राजा ने अपने राज्य का विस्तार ये केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त में ही नहीं किया, इसका विस्तार भारत से बाहर भी था। ठीक है, भारत से बाहर भी था। ये जो दो इंस्क्रिप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सफिशिएंट है उस राजा की महानता के बारे में बताने के लिए कि उसके पितामह ने इस साम्राज्य को कहां तक इसको विस्तार दिया था, सुरक्षित किया था। गेटिंग पॉइंट? और इसका प्रमाण है, वेन सांग नाम के एक यात्री थे जो चाइना के थे, वेन सांग फायान इत्सिंग। तो वेन सांग आए तो वेन सांग उस जगह गए थे जहां पर बामियान नामक स्थान था, जहां पर भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान वहां पर थी। फिर बाद में ये जो अभी अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो प्रॉब्लम इससे पहले भी हो चुकी, तो वहां पर उस प्रतिमा को उन लोगों ने तोड़ दिया। एक बहुत ही दुखद घटना थी। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। एक अच्छे शांति के दूत की प्रतिमा को तोड़ने से लोगों को क्या मिलता है। चलो, ये इतिहास की बातें हो गई। हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हालांकि वो सारी चीजें भी टॉपिक का ही हिस्सा हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा बेटा? Yes, Yes, sir. sir. रूलिंग द एम्पायर, मैं ही पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो मैं ही पढ़ता हूँ। तो रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज। द एम्पायर तो लार्ज होता ही है, इससे पहले आप देख चुके हैं कि एम्पायर और किंगडम के बीच में हमने डिफरेंस को देखा, कि हमने देखा षोडश महाजनपद जो थे, है ना, बड़े बड़े जो जनपद थे, उन्हीं जनपदों में से किसी जनपद ने, जैसे मगध का एग्जाम्पल ले लें, तो इसने अपने रिसोर्स को एकुमुलेट किया, इसने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया। एक नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स की सहायता से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए गए, और उन रिसोर्सेज के माध्यम से उन्होंने अपने प्रभाव को आस पास के जो जनपद से उस जनपद थे वहां उसको फैलाया। एंड स्लोली स्लोली दे कैप्चर्ड देयर, दे extended their areas, empire, in kingdoms, and slowly when they become very big, that in kingdom was started to be known as empire। और देख लो, when we see that today's small countries of the world, आप केन्या, just you imagine केन्या, imagine इंग्लैंड, imagine so many countries, और आप इमेजिन करो इस भारत को। ये भारत कहां तक विस्तार था इसका? अफगानिस्तान तक। दिखाई दे रहा है ना आपके स्क्रीन पर कि भारत का विस्तार कहां तक था? देखो, अफगानिस्तान तक। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट। ये बांग्लादेश जो दिखाई दे रहा है ना इधर, म्यांमार, ये सब कभी भारत की सांस्कृतिक विरासत के हिस्सा हुआ करते थे। यही नहीं बेटा, अगर आप थाईलैंड चले जाओ, अभी इंडोनेशिया चले जाओ, अभी इंडोनेशिया में वहां के जो
फेस्टिवल्स हैं, वहां पर अभी भी वो रामायण से संबंधित जो जो घटनाएं थी उसके आधार पर वो डांस ड्रामा होता था। अभी मैं गया था 3 साल पहले, मैं बनारस गया था, हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके यहाँ मैं गया था, तो वो दिखा रहे थे कि वहां पर एक डांस ड्रामा हो रहा था जिसका थीम था रामायण का ही थीम था। और उस थीम को वो लोग यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, वो डांस ड्रामा कर रहे थे। मैं बहुत दिन तक उस वीडियो को अपने पास रखा था, उस समय अपना यूट्यूब का चैनल नहीं था तो मैंने अपलोड नहीं किया। तो क्या ध्यान में नहीं रहा होगा, कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता, बहुत सारी समस्या हो जाती। तो हम उस डांस ड्रामा को हमने देखा, और वो ड्रामा जाने वाला था कहाँ, सिंगापुर जाने वाला था। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था, तो वहां पर ये जाने वाला था। तो बनारस में हमने ये चीज को देखा। तो ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारी कंट्रीज जो है कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, व्यापारिक संबंध। अभी भी आप देखो अंकोर वाट, अंकोर वाट में वहां पर 10th या 9th सेंचुरी का टेम्पल वहां देखने को मिला है। तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि हमारे देश का जो विस्तार था, जो एक्सपेंशन था, इट वाज मोर ह्यूज व्हाट इंडिया इज सीइंग टुडे। इट वाज मच 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 बिगर एंड प्रॉस्पेरस। और यही कारण था कि इस देश की प्रॉस्पेरिटी की वजह से बाहर से जो लोग आए उन्होंने अटैक की। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी राजा हुआ जो हमारे ही देश में हुआ, जिसने लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया, तलवार के बल पर नहीं, हिंसा के बल पर नहीं, लोगों को अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, भगवान बुद्ध के संदेशों के माध्यम से लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया। तो ऐसे राजाओं का सम्मान निश्चित रूप से इतिहास को करना चाहिए, ताकि अच्छी वैल्यूज समाज में स्प्रेड हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन अच्छी हो। दिस इज द मोटो। ओके, रूलिंग द एम्पायर, हम इसको पढ़ रहे थे। As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra, पाटलिपुत्र कौन से स्टेट में है बेटा? Sir, Bihar. वेरी गुड, कैपिटल ऑफ बिहार नाउ, नाउ इट इज नोन एज पटना। तो पाटलिपुत्र वाज अंडर द, पाटलिपुत्र, पटना के कोई और भी कोई बड़ी चीज बता सकते हो क्या, वहां क्या है? पटना में गांधी मैदान बहुत बड़ा है, पटना में गोलघर है एक, वो पटना, मतलब पटना साइंस कॉलेज है, ठीक है। और वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, जैसे प्रोफेसर बिल्टू सिंह केमिस्ट्री की, नफीस हैदर फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जब आगे की क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये सब सारी जानकारी आपको और मिलेंगी। थोड़ा सा आपको इनलाइट करने के लिए मैं ये सब सारी चीजें बीच बीच में बोल देता हूँ। The area around Patliputra was under the direct control of the emperor। और ये माना जाता है कि पटना में आर्यभट्ट का जन्म भी वहीं हुआ था। इसमें दो बातें हैं, या तो आर्यभट्ट का जन्म वहां हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म वहीं हुआ था। वहां पर एक म्यूजियम है, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट, ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल म्यूजियम है वहां पर। रिसर्च सेंटर उसका पूरा नाम है, बदल गया, पहले पुराना नाम काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट था, लेकिन अब उसका नाम थोड़ा बदल गया है। तो जो वहां पर जो म्यूजियम है, वहां पर बहुत सारे मॉडर्न पीरियड, कभी आप पटना जाओ तो काशी प्रसाद जायसवाल म्यूजियम में जरूर जाना। वहां पर बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, स्टैचूज रखी हुई हैं, यक्षिणी की मूर्ति, और वो मूर्तियां आपको बताती हैं कि हाँ, 6वीं शताब्दी पूर्व, थर्ड बीसी, हाँ, नॉट एडी नहीं कर रहा हूँ, बीसी कह रहा हूँ। तो उस समय की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं जो खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान, जैसे हड़प्पा के कल्चर में देखा ना आपकी, हड़प्पा में कैसे डिगिंग हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें, क्वाइंस मिले, हाँ, बहुत सारे वस्त्र मिले, वेसल्स मिले, और वहां पर कैसे डॉकयार्ड वगैरह के बारे में हमको जानकारी मिली। तो वहां पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। आप लोग कभी जाया करो, कहीं टूर किया करो, तो ऐसी जगहों पर जरूर जाया कीजिए, और ये एजुकेशन को, आपके सोचने के तरीकों को नया विस्तार देगा, ठीक है। और इतिहास को सही तरीके से आप समझ सकते हो, देख सकते हो,
कि और इससे ये भी अनुमान लगता है कि हमारा प्राचीन जो इतिहास था वो कितना वैभवशाली था। राजाओं ने कहाँ कहाँ खर्च किए। एक राजा, एक अच्छा राजा जो है वो केवल तलवार के बल पर जीतता नहीं है, वो जीतता है और अपने राज्य के लोगों के साहित्य, लिटरेचर, उनके एजुकेशन के लिए, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करके तब उस राजा को हम अच्छा राजा मानते हैं। जैसे भारत में गोल्डन पीरियड कहा जाए तो वो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में बहुत सारे ऐसे काम किए गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की सुविधाओं में विस्तार किया गया, वहां पर पीस था, हारमोनी थी। तो ऐसे काल को हम, वो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, लोगों को एजुकेट। जैसे अभी अशोक को देखो, अशोक ने कितने इंस्क्रिप्शंस लिखे, कितनी प्रशस्तियां लिखी। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के समय में लिखी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि हमारा राजा कैसा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जैसे आज हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल टैक्स तो हट गया, इनडायरेक्ट टैक्स, अब जीएसटी आ गया उन सब टैक्सों टैक्स की जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। क्यों? क्योंकि फार्मिंग जो था वही एकमात्र जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, खेती करना। और खेती संबंधित जो ऑक्यूपेशन थे, जैसे हर्डर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सारी ये ज्यादातर इन्हीं तरह, इस तरह के ऑक्यूपेशंस वहां पॉपुलर थे। तो ऐसे ऑक्यूपेशंस को करने वालों से टैक्स लिया जाता था, ताकि जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आज के समय में गवर्नमेंट आपके लिए सड़कें बनवाती है, गवर्नमेंट आपके लिए स्कूल खोलती है, तो ये टैक्सेस से होता है। तो दैट टाइम ऑल्सो द किंग्स अपॉइंटेड द टैक्स कलेक्टर्स। टैक्स को कलेक्ट करने वाले लोगों को अपॉइंट किया गया था। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। जैसे टीचर्स भी पनिश करते हैं, मम्मी पापा भी पनिश करते हैं, उसी तरह गलत करने वालों को तो राजा और राजा के द्वारा अपॉइंटेड लोग पनिश करते थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, उनको वेतन दिया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, और जो मैसेंजर्स थे, संदेश वाहक थे, वो आते जाते रहते थे। एंड स्पाइज केप्ट टू वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और जासूस अपॉइंट किए गए थे कि जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें की गई थी। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और उसके ऊपर राजा भी इस तरह की चीजें, मतलब चेक करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम इनडायरेक्टली वो भी करता था। पहले के राजा वेश बदल के भी जाते थे, ठीक है, अपना चुपचाप निकल गए, पता करते रहे कि क्या सही है क्या गलत है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। जैसे हमारे यहाँ आज बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, तो जो स्टेट्स हैं तो उन स्टेट्स के भी कैपिटल हैं, तो वहां से चीफ मिनिस्टर रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, प्रेसिडेंट रूल करवाते हैं गवर्नर के माध्यम से। तो उसी तरह तक्षशिला और उज्जैन जैसे छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, वहां के माध्यम से भी रूल करने का काम होता था। जो राजा के द्वारा अपॉइंटेड लोग वहां पर बैठते थे। ठीक है, ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेट एज गवर्नर्स। ठीक है, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कस्टम्स होते हैं, तरीके होते हैं, पहनावा होता है, उन सबका सम्मान किया जाता था। बिसाइड्स अगर नहीं किया जाता तो रिवोल्ट हो जाता। जैसे बाद के शासकों के समय में इस तरह का देखने को मिला कि उन्होंने नहीं सम्मान किया तो इसका रिवोल्ट हो गया। ठीक है, स्पेशली औरंगजेब के समय में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई। Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tributes.
जो भी आवागमन के जो साधन होते हैं, जिससे लोग आते हैं जाते हैं, जैसे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उन सब जगहों पर राजा का कंट्रोल होता था। क्यों? क्योंकि व्यापारी सुरक्षित नहीं होंगे। अगर तो क्या होगा कि व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे, तो व्यापारी का काम क्या होता है? एक जगह से सस्ती चीजों को लाना, दूसरी जगह बेचना। इसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमको वहां की चीजें मिल गई, सस्ती मिल गई। तो व्यापारियों की सुरक्षा, तो इसलिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के ऊपर राजा अच्छा खासा कंट्रोल रखता था। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट, बोलिए, समझ में आ रहा मेरी बात बेटा? बेटा Yes, sir. हाँ ठीक है। सो besides there were vast areas between these centers. Here the Maurya tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. ठीक है? टैक्स राजा कलेक्ट करता था, जो कि टैक्सेस आर, टैक्स को डिफाइन करना हो तो टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है? आपको देना ही देना है। पापा के ऊपर, पापा की सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया, पापा को देना ही देना है, गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। ठीक है, वो कंपल्सरी है। ट्रिब्यूट क्या होता है? हम खुशी से जो देते हैं। जैसे कोई किसी के यहाँ विजिट गया, दीपावली के में आप कहीं गए या गिफ्ट लेकर गए, दिया किसी को, शादी के समय में इस तरह की गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, तो वो गिफ्ट हम आउट ऑफ चॉइस करते हैं। लेकिन टैक्सेस क्या होता है? वो कंपल्सरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। देख लो, जैसे बाद के काल में देखो बनारस की साड़ियां, देखो आंध्र प्रदेश मुझे याद आ गया। आंध्र प्रदेश में आपसा सॉरी, आपसा बेटा बताओ, आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी का नाम क्या है? एक फेमस साड़ी का नाम बताओ। एक फेमस साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की, पोचमपल्ली। मम्मी से पूछना, पोचमपल्ली। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ? No, sir. हाँ शाबाश। ठीक है, बाकी बच्चे जब जाना तो वहां से पोचमपल्ली साड़ी लेकर आना और अपनी मम्मी को गिफ्ट कर देना। ठीक है, चलो। तो पोचमपल्ली की साड़ी, इसी तरह कांचीपुरम की साड़ियां। देखो साउथ का जो सिल्क है ना, बहुत फेमस होता है। मुरादाबाद ब्रास के लिए फेमस था, तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए था। अलीगढ़ के ताले और मेरठ की कैंचियां, आहा कितना बढ़िया है। देख लो, इंडिया ऐसा था, इंडिया ऐसा था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइजेशन था। इतनी बढ़िया प्लानिंग थी। और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा विश्व का जो व्यापार था ना, उसमें 2% की हिस्सेदारी थी, और अंग्रेज आए तो 0.5 हो गया। यही प्रॉस्पेरिटी थी। इसी प्रॉस्पेरिटी की वजह से बाहर से लोग आए, इस देश पर अटैक किया और खूब लूटा। और हम लोग इतने सीधे साधे थे, संपन्न थे कि हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। और यही हमारी अच्छाइयां हमारी कमजोरियां बन गई। मीडियम माइंड। चलिए, तो इसकी मैं झलक दिखा रहा था। आप देखो, मेरा मैप भी देखोगे ना, तो मेरे मैप में भी आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। चलिए, जो मेरे व्हाट्सएप का वो है, क्या कहते हैं उसको, डीपी। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट। अर्थ, हु रोट अर्थशास्त्र? जल्दी बताओ। चाणक्य। हाँ, कौन लिखा? चाणक्य। चाणक्य, शाबाश बेटा। अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. ठीक है, साउथ में गोल्ड की माइन है, कोई मुझे बताएगा कहाँ है? साउथ में गोल्ड की माइन है, वो कर्नाटका में। एक चलो और बड़ा हिंट दे दिया आपको, चलो आप सोच के मुझे बताना। ठीक है, अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. Okay? अब ट्रिब्यूट क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly, अपनी इच्छा से। Okay? There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent.
जैसे हमारे जो ट्राइबल भाई बहन है ना, हमारे पूर्वज, मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्या हैं, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, तो मैं कहता हूँ, बड़े प्राउडली कहता हूँ, मेरे एंसेस्टर्स ट्राइबल थे, क्योंकि ऑल वर लिविंग इन द वेयर फॉरेस्ट एरिया। आज से 50-60 साल पहले पालम में क्या था, जंगली जंगल था, और जंगल में बगीरा था। जंगल में कौन था, जंगल में और कौन कौन थे भाई, बगीरा था, बगीरा के साथ और कौन है, हाँ मोगली, और कौन है भाई, चलो मैं भूल ही गया, मोगली है, सब बगीरा बल्लू। है। हाँ, तुम लोग भी भूल गए, सब तो बल्लू। तुम लोग कार्टून देखते नहीं हो, इसका मतलब। चलो, so there were also forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to the modern officials. तभी तो यही कारण था कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लिए, क्योंकि ये सारे रिसोर्स इनको मिल गए। हाथी, ठीक है, वो युद्ध के लिए काम आता था, उसको हराना मुश्किल था, ठीक है। टिम्बर, लकड़ियां, लकड़ियां मिल गई, लकड़ियों से बहुत तरह के साजो सामान बन गए, युद्ध के हथियार भी बन गए, तीर वगैरह जो है ना, एरो वगैरह, बो वगैरह सब इससे बन सकता था। हनी, वैक्स, ये सारी चीजें युद्ध और मेडिसिन के दोनों के काम में आती थी, ठीक है। आर पॉइंट, बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। ओके, सो द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी कल, ठीक है। मेगास्थनीज, इसने एक बहुत ही किताब अच्छी लिखी, मेगास्थनीज के इंडिका। इसमें भारत के लोगों के रहन सहन, खान पान, प्रॉस्पेरिटी, सोच, यहाँ के ज्ञान विज्ञान, यहाँ के ऋषि मुनियों की बहुत प्रशंसा किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज बहुत प्रभावित था यहाँ के लोगों के नॉलेज से। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बार यहाँ के नॉलेज को चेक करने के लिए यूनान से एक वहां के जो महान संत, और कह लो उनको एक्सपर्ट मेडिसिन के, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और बोला कि एक पर्टिकुलर प्लांट के नीचे ही सोना, खाना, उसी का भोजन लेना, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने भेजा। वो वहां से चला और उसी तरह का, बिल्कुल पहले के लोग बड़े लॉयल भी होते थे ना बेटा, तो उन्होंने अपने गुरु की बात मानते हुए बिल्कुल उसी तरह किया। जब यहाँ आया, जिनसे मिलना था उनके यहाँ आया, तो वो बिल्कुल मरने की तरह हो गया, उसकी बस जान नहीं गई, वैसी स्थिति हो गई। पहुंच गया यहाँ पर, मरने मरने, तब यहाँ से जो लोग थे वो उन्होंने बताया कि तुम ऐसे कैसे हो गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे करके मुझे भेजा है। तो क्या, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाना, तो इस पेड़ के नीचे सोना और इस पेड़ की चीजों को यूज करना, और करते 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 तुम वहां जाना। वो वहां वापस गया, तो जैसा आया था वैसा ही बन गया। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि भारत का ज्ञान, जो औषधीय ज्ञान, इतना एडवांस था कि वो व्यक्ति बीमार हुआ और उसकी बीमारी को उस राजा ने, उस वैद्य ने समझकर उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। ये बात समझ आ रही? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो ये था भारत का ज्ञान विज्ञान। चलो, मेगास्थनीज wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. The The occasions on which the emperor appears in the public are celebrated with the grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry the trees on which live birds, including a flock of trained parrots. सर्कल, जो सर्कस में आप देखते हो ना, पैरेट्स ट्रेंड होते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ साइकिल चलाते हैं, कुछ इस तरह का देखा है आपने कभी पैरेट्स के बारे में? चलो, सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पेरर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, ही इज एफ्रेड। देखो, आजकल हम सेना में लड़कियों की भर्ती कर रहे हैं, आर्मी में लड़कियां पायलट बन रही हैं। उस जमाने में देखो, लड़कियों को
कितना सम्मान था और कितना छूट था कि वो मतलब बॉडीगार्ड का भी काम करती थी। आर गेटिंग पॉइंट? तो ताकतवर रहती होंगी तभी तो। बोलो भाई, बोली भाई। ओ नहीं बोलोगे Yes, तुम। sir. Sir. हाँ, बोल तो दिया किसी ने, बोल तो दिया। Yes, sir. वेरी ओके 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 ओके। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। बिल्कुल, राजा के ऊपर खतरा तो होता ही है। आज के भी देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, कुछ और पर्सनालिटीज, हाँ, उनके ऊपर खतरा होता है तो उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। जेड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। देखो, उनके खाने से पहले खाने को टेस्ट किया जाता था, इसलिए कि कहीं कुछ हो ना जाए। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। देख लो कितनी सुरक्षा रखी जाती थी। साथ ही साथ ये भी बताता है कि उस जमाने में कॉन्स्पिरेसी भी बहुत होती थी। जो पड़ोसी राजा होते थे वो मारने के लिए, हराने के लिए, आज भी देखो वो चीजें हो रही हैं। कभी ड्रोन से हमला हो रहा है, कभी ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं, है ना, और लोगों को पैसों का लालच देकर कुछ न कुछ करवाया जाता है। आज भी उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। And about Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is a large and beautiful city." देख लो पटना के बारे में क्या कहा जा रहा है। अब आज का पटना तो एकदम बिल्कुल डॉट 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 हो गया है, लेकिन पहले का पटना ब्यूटीफुल सिटी। सोच लो, तो सोच लो कि हम लोग डेवलप हुए हैं कि अंडर डेवलप्ड हो गए। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। इट हैज 570 towers and 64 gates. By my god, the houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud bricks. The king's palaces is also of wood and decorated with the stone carvings. It is surrounded with the gardens and enclosures for keeping birds. अब ये सारी चीजें देखो वुड के बने हुए थे, क्योंकि जंगल में लकड़ी, टिम्बर प्रचुर मात्रा में मिलता था, तो उसने टिम्बर का यूज करते हुए इस काम को किया। ठीक है, तो ये हमने चीजों को हमने देखा अभी तक। इसके बाद हम ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू। ओके, तो हमने अभी ब्रेक लिया, हम इसका दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। ओके ओके बेटा, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट? तो निश्चित रूप से, जैसे हम आज के समय में, हम कोई अगर जाना चाहो तो राष्ट्रपति से मिल सकते हो क्या तुम लोग इतनी आसानी से? No, नहीं sir. मिलोगे ना। क्यों नहीं मिलोगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने चाहोगे तो मिल लोगे? नहीं। चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहोगे तो मिल लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कमांडोज। वो देश के लिए ये जरूरी होता है कि देश, अगर बहुत ही गलत मैसेज जाएगा अगर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी की ऐसे लोगों की अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घट जाती है ना, तो ये देश के लिए बहुत बेइज्जती की बात होती है। ओके ओके, बोलो Okay, sir. भाई, Okay, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना तो मैं इसको एंड ही कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो मैं इसको एंड कर दूंगा। So very good evening dear students. Today we are studying Asoka the emperor who gave up war. अशोका एक ऐसा राजा विश्व का जिसने युद्ध की नीति को छोड़कर प्रेम की नीति पर चलने का विचार किया और उन्होंने पालन किया। ठीक है, भगवान बुद्ध से ये काफी प्रभावित रहे और उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रेम के मार्ग को आत्मसात किया। अशोका अ यूनिक रूलर। ठीक है, अशोक जो है एक यूनिक रूलर थे। कैसे थे? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। सबसे ज्यादा महत्व के जो रूलर थे, फेमस थे, प्रसिद्ध हुए, वो थे अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वो पहले रूलर थे जिन्होंने इस तरह का काम किया कि इंस्क्रिप्शंस, हार्ड सरफेसेस पर अपने संदेश लिखे
संदेश करुणा के, संदेश लोगों की समरसता के, अच्छे अच्छे विचार उन्होंने लिखे. Most of the Asoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. जैसे हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट जो है ना वो क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है. ठीक है, लैंग्वेज हिंदी है, प्राकृत तो उस समय प्राकृत लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी थी. ओके, हिंदी लैंग्वेज हो गई और स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी हमारी हिंदी की. ओके, अशोका वॉर एंड कलिंगा. कलिंग कहाँ है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, ये तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर. ओके, कभी कलिंग कभी उड़ीसा जाना तो कलिंगा को जरूर देखना. ओके, तो अशोका वॉर इन कलिंगा. कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. अंडरलाइन करना, कोस्टल ओडिशा का प्राचीन नाम था. अशोका fought a war of to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. इतिहास का एकमात्र राजा जिसने वॉर को छोड़कर पैशन, कंपैशन, लव, ठीक है, काइंडनेस का रास्ता अपनाया. Ashoka's inscriptions describing the Kalinga War. This is what Ashoka declared in one of his inscriptions. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than lakhs of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. उसने उन्होंने धर्म का पालन करना सोचा. ठीक है, धम्म इज द कलेक्शन ऑफ गुड कंडक्ट. ठीक है, इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड बुद्धा's ideas and preachings. I am describing this message for the future so that my son and the grandson after me should not think about war. मतलब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं. एक अच्छा पिता, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा सिटीजन जो है क्या करता है, अपने लिए ही केवल नहीं सोचता है, वो आगे आने वाली जनरेशन को अच्छा बनाना सोचता है. Did you find? I am inscribing this message for the future so that my son and the grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. आज इसी पैशन, इसी कंपैशन, इसी थॉट की जरूरत है. जहां जहां भी लड़ाइयां हो रही हैं अपने आस पास, पड़ोस और दूसरे देशों के लोगों के बीच, इसी की जरूरत है. How did the Kalinga War bring about a change in Ashoka's attitude towards war? Because thousands of people died, monks died, Brahmins died. So this tells the mindset of change the mindset of the Ashoka. He was a great under great pain. He could not bear it, and it changed totally. There was U-turn in personality of the Ashoka. Dhamma is the Prakrit word for the Sanskrit term dharma. ओके, तो धम्म प्राकृत वर्ड है वो धर्म के लिए. ओके ओके बेटा, चलो तो हम लास्ट एपिसोड में जा रहे हैं बेटा. मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर. यस सर. ओके, चलो तो अशोक अभी हमने पढ़ा, ये पढ़ा, क्या पढ़ा? अशोका's inscriptions describing the कलिंगा वॉर. ओके ओके, बोलो भाई. ओके सर. यस सर. चलिए अब हम बात करेंगे once again. So very good evening once again dear students, and we are going to enter into the new topic
and this topic is a part of Asoka the emperor who gave up war. और आज हम पढ़ने वाले हैं what was Asoka's dhamma. अशोक का धम्म क्या था? ओहो, अभी अभी आपने पढ़ा कि अशोक का धम्म क्या है बेटा? अशोक का धम्म क्या है? धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड टर्म धर्म. ठीक है, इसको हम, ये धर्म था जो कि प्राकृत वर्ड से आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है. इट इज विजिबल इन योर ऑन योर स्क्रीन. धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म. ओके, चलिए हम बात करते हैं व्हाट वाज अशोकास धर्म. ठीक है, अशोकास का धर्म क्या था? ओके, अशोकास धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. किसी भगवान की पूजा की वकालत नहीं करते और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस. लेकिन वकालत नहीं करना अलग बात होता है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, मारना, ये भी अशोक ने नहीं कहा. एंड इज द ग्रेटनेस. आज हम दूसरे की पूजा पद्धतियों से सहमत नहीं होते हैं तो उसको रहने नहीं देना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते. ये गलत है. इट इज नॉट ए ह्यूमन एटीट्यूड. ओके, अशोका ने ऐसा नहीं किया. देखो, इतिहास में जिसने भी ऐसा किया ना वो गलत है, और गलत को हमेशा गलत ही कहना चाहिए, तब जाके सही की स्थापना होगी. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. देखो इसका एटीट्यूड दो, कितना बढ़िया अशोक का. जिस प्रकार पिता अपने बच्चों को डांटता है, फटकारता है, देखता है, प्यार करता है, सब कुछ करता है ना. He had a duty. राजा का भी ये कर्तव्य है to instruct his subjects, कि अपने प्रजा को इंस्ट्रक्ट करे, निर्देश करे. He was also inspired by the teachings of Buddha. भगवान बुद्ध की टीचिंग से भी वो इंस्पायर्ड हुए. There were a number of problems that troubled him. बहुत सारी समस्याएं. People in the empire followed different religions. अलग अलग रिलीजन्स लोग फॉलो करते थे. And this sometimes led to conflict. और कभी कभी ये लड़ाइयां भी होती थी छोटी मोटी. Not like today's. Led to conflict. Animals were sacrificed. Animals को किसका sacrifice दिया जाता था. Slaves and servants were ill-treated. उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था. Besides, बट ये चीजें बड़ी पॉपुलर नहीं थी. ये चीजें पॉकेट्स में होती थी. अगर पॉकेट्स में नहीं होती, बड़े पैमाने पर होती ना, तो बड़े रिवोल्ट हो जाते. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसका मतलब वो चीजें कुछ खास लोग, कुछ खास तबके के लोग, कुछ खास लोग ही इसको इस तरह का काम करते थे. Slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst the neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. गांव में छोटे छोटे झगड़े होते थे, तो एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में उसे कष्ट होता था. तो उसने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामात्य. अभी मैं श्रीलंका का, मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग एक ट्रेनिंग में साथ में थे. तो वहां पर जो श्रीलंका में जो नाम है ना, जेलर है ना, तो या और भी जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, या देखो धार्मिक मामलों के जो मंत्री हैं, तो धम्म महामात्र. तो ये अलग अलग अपॉइंटेड जो लोग थे ना, ये सारे नाम श्रीलंका में अभी वही है जो मॉडर्न पीरियड में आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा. जैसे एक नाम अभी आया, धम्म महामात्य, दंडा दिनायक, जेलर को कहते हैं, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Asoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his messages to those who could not read it themselves. जो लोग अपने से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे. अब ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि राजा ने कितना एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या राज्य को अच्छा बनाने के लिए किस तरह की नीतियों को अपनाया. अशोका also sent messengers to spread his ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. ठीक है, ओके, बोलो. इसको आप मैप में देख के आपको सर्च करना. He built roads during dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human being and animals. अब ये अशोक ने क्या क्या किया, तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे कि अशोका ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए क्या किया, लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं दी, प्रजा
प्रजा खुश थी या नहीं थी अशोक के शासन काल में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ओके, मेरी बात समझ में आई? और इस तरह आपका ये लेसन एंड होता है। लेकिन एंड होने से पहले अशोका के मैसेज को पढ़ लेते हैं। अशोका's message to his subjects: people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey। ये सब सारी चीजें हम अभी आज के समय में भी देखते हैं। These rituals are not useful, ठीक है? These rituals are not useful, ठीक है? उनके समझ से ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं थे। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। दैट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, दीज आर बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये यूजफुल था नहीं था ये तो यूज करने वाला ही बताएगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि आप सब कुछ करो, लेकिन अगर मान लो कि आप बहुत पैसा कमा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हो तो आपकी सारी पढ़ाई जीरो। आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपकी सारी पढ़ाई जीरो। समझ में आई बात? तो अशोक के कहने का मतलब ये था कि आपको क्या करना है, स्लेव्स जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है? ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, सारे जो क्रीचर्स है, जंतु है, उनसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से मिलिए उनसे। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ज्ञान बांटने वाले ब्राह्मण्स को और साधु संतों को दान देना चाहिए, और आज भी ये चीजें हो रही हैं। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ये गलत बात है कि हम अपने धर्म को खूब अच्छा बोले और दूसरे धर्म को खराब। ये इसकी इन्होंने आलोचना की, ये गलत है, ठीक है? ईच वन शुड, और अगर इसी कारण से समाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुख्य वजह यही है कि हमारी एक आदत हो गई कि हम अपने धर्म को अच्छा दूसरे धर्म को खराब करते हैं, ठीक है? तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। इफ वन प्रेजेस one's own religion while criticizing another's one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. When Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote his edicts, inscriptions, to still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. ठीक है? अब ये देखो, आपको एक ब्राह्मी लिपि का दिया गया है। इसका मतलब अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, ये आपको एक उम्र। और इसके साथ ही हम आज के लेसन्स को एंड करते हैं, और आज की जो आज का क्लास है ये वाइंड अप किया जाता है। थैंक यू चिल्ड्रन। ओके सर। ये बताओ, किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बोलिए। अब ये एल्सवेयर एक बचा हुआ है, इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे चलो फिर भी हम पढ़ देते हैं, लास्ट टॉपिक हम कर ही देते हैं, क्यों कहेंगे कि हम नहीं पढ़े भाई। ओके, इसके साथ ये एंड हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। इन पॉइंट्स लिख लेना है, एमसीक्यू के जितना पॉइंट्स है उसको लिख लोगे तो आपके एमसीक्यू अपने आप तैयार हो जाएंगे। एल्सवेयर देखो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर हियर विद द पॉकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। और आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। Somewhat before the time of modern empire, about 2,400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. ठीक है, वहां पर ग्रेट वॉल बनाया जाने लगा। It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. Additions to the wall were made over a period of 2,000 years because the frontiers of the empire kept shifting. The wall is about 6,400 kilometers long and is made of stone and brick with a road along the top. Several thousands of people worked to build the wall. There were
there are watch towers all along a distances of about 100 to 200 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर लगे हुए थे यहाँ पर, और इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फॉरेन अटैक्स, ये मंगोलों के आक्रमण से भी स्पेशली बचाने के लिए चाइना को ये काम किया गया था। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है, अभी इमेजिन करना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना। यू हैव इन you live in Kalinga and your parents have suffered in the war. Messengers from Asoka have just arrived with the new ideas about Dhamma. Describe describe the dialogue between them and your parents. ये काम करना है, इमेजिन करते हुए ये काम करना है। ओके, चलिए तो आप अभी और पढ़िएगा, और बहुत कुछ, बहुत लंबा पीरियड हो गया बेटा, आप भी बोर हो जाएंगे, इतना लंबा क्लास होगा तो, लेकिन ये पीरियड ये हमने समाप्त कर दिया। जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए। यस सर। हाँ, और एक बार पुनः बोल रहा हूँ, आजादी का अमृत महोत्सव, मनीषा, जितने भी बच्चे हैं ना, सब बच्चे है ना, अरोड़ा जी बोलिए बेटा। कहाँ हैं आप बोल नहीं रही हैं आजकल। सर मैं बोल रही हूँ। बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही जानवी। ये तो आजादी का अमृत महोत्सव पर कुछ नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी कीजिए, 11th लास्ट डेट मैंने रखा हुआ है। क्या बेटा? सर एक बार बता दीजिए क्या करना है उसमें। मैंने एक लिंक भेजा था आप लोगों को बेटा। यस सर। सर आपके चैनल पे भी है वो लिंक। क्या सर वो वीडियो जिसमें एक दीदी जो है वो अनसंग हीरोज के बारे में बता रही है। उसी के बारे में बता करना है। उसमें आपने एक वीडियो तो मैंने भेजा था ना, आप लोगों ने देखा नहीं क्या? ये सर देख लिया। हाँ, तो उसमें उसी में करना है आपको, वही टॉपिक है आपका। बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। एनी इशू? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए बेटा। नो सर। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर, डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग चलें, बाय बाय करें। बोलिए। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।